हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो हम लोग जो है सेक्शन डी को कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग सेक्शन ई जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं इनको करेंगे। तो ये बहुत ध्यान से आपको समझना है क्योंकि ये बहुत आसान आसान क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इस तरीके से देखिए केस स्टडी दी हुई होती है, उसको आपको थोड़ा सा पढ़ना है, समझना है, और फिर जो आगे क्वेश्चंस हैं उनको कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हमें आंसर देना है। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई आप सब लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जो भी नए लोग हैं वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए सेक्शन ई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हैं, और जिनमें एक 1 नंबर का है और एक 2 नंबर का है और एक 1 नंबर का है, इस तरीके से। तो क्या दिया है इस क्वेश्चन में, देखते हैं हम लोग। रेडियो टावर्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग अ रेंज ऑफ कम्युनिकेशन सर्विसेज इंक्लूडिंग रेडियो एंड टेलीविजन। The tower will either act as an antenna itself or support one or more antennas on its structure। तो देखिए इसको आप पढ़ेंगे तो हम भी पढ़ रहे हैं, इसको समझेंगे। ऑन अ सिमिलर कॉन्सेप्ट अ रेडियो स्टेशन टावर वाज बिल्ट इन 2 सेक्शंस ए एंड बी। तो जो रेडियो टावर बिल्ड किया गया है, बनाया गया है, वो 2 सेक्शन में है, एक सेक्शन ए है और एक सेक्शन बी है। टावर इज सपोर्टेड बाय द वायर, और ये टावर किससे, वायर से सपोर्ट है। फ्रॉम अ पॉइंट ओ पॉइंट से, देखिए फिगर में ये जो ओ पॉइंट से है, ये तो ये ए पी हमारे पास ये पूरा टावर है, और जिसके 2 सेक्शन है, एक बी सेक्शन है और एक ए सेक्शन है। तो और ये ओ पॉइंट से वायर से इस तरीके से इसे बांधा गया, मतलब ये सपोर्ट है जिससे टावर सीधा खड़ा है। ठीक है, तो कहा गया है यहाँ कि टावर इज सपोर्टेड हो गया। डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द टावर एंड पॉइंट ओ इज 36। तो ये जो डिस्टेंस है इसके बीच की, टावर का बेस पी पॉइंट पर है और ये पॉइंट है जहाँ से वायर को बांधा गया है, सपोर्ट दिया गया है, तो इसके बीच की डिस्टेंस है 36। ओके, अब आगे देखिए। फ्रॉम पॉइंट ओ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेक्शन बी। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है सेक्शन बी, ये पॉइंट है, और इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन ये 30 डिग्री दिया गया है हमें। और एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ सेक्शन ए, और ये वाला एंगल जो है ये 45 डिग्री एंगल है सेक्शन ए का, ये टॉप यहाँ से। तो अब इसमें जो क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं वो देखिए क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इधर क्वेश्चन है हमारे पास, पहला है फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर फ्रॉम द पॉइंट ओ टू द टॉप ऑफ द सेक्शन बी। तो ये हमें निकालना है, मतलब इधर हम लिख लेते हैं हमको फाइंड क्या करना है। देखिए लेंथ ऑफ द वायर फ्रॉम द पॉइंट ओ से बी तक की ये लेंथ, पहले पार्ट में हमें भाई ओ बी फाइंड करना है। ठीक है, और सेकेंड पार्ट में भी लिख लेते हैं क्या फाइंड करना है, फिर यहीं पर इसको सॉल्व कर देते हैं। सेकेंड पार्ट में देखिए फाइंड द डिस्टेंस ए बी, सेकेंड पार्ट में ए बी निकालना है हमें, और साथ में इसकी चॉइस में जो हमारे पास है वो हमें ये फाइंड करना है। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी बी का एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी बी। तो ओ पी बी का एरिया आ जाएगा हमारे पास जब ये बेस आ जाए और ये बी पी हाइट आ जाए, तो 1/2 बेस इंटू हाइट हम लोग लगा देंगे। और थर्ड पार्ट हमें थर्ड निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द सेक्शन ए फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। तो सेक्शन ए, देखिए ए से और बेस ऑफ द टावर, मतलब थर्ड पॉइंट में हमें निकालना है ए पी डिस्टेंस। ठीक है, तो अब आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या फाइंड करना है। तो देखते हैं भाई, पहला देखो, पहले तो ये जो ट्रायंगल है हमारे पास ओ पी बी, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओ पी बी, तो ओ पी बी ट्रायंगल में हमारे पास ये 30 डिग्री एंगल है 30, और हमें ये 36 दिया है, और ओ बी फाइंड करना है। तो बताओ भाई क्या लगेगा, साइन 30 लगाएं या कॉस 30 लगाएं, ये कैसे पता चलता है, ये पता चलेगा। देखिए कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसमें हमारे पास बेस पता है और हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है, तो इसमें हम लगा देंगे कॉस 30, और कॉस 30 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास इस ट्रायंगल में ओ पी बी ट्रायंगल में बेस है 36, ओ पी बेस है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ बी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ओ पी की जगह 36 रख देंगे, और ओ बी तो हमें फाइंड करना है, और cos 30 की
वैल्यू हम रख देंगे कितनी होती है, √3/2, तो इज इक्वल टू 36/OB। तो यहाँ से हमारे पास OB आ जाएगा, ठीक है। कितना OB आ जाएगा, देखिए OB का इधर √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 36 का 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर ये OB निकालने के लिए 36 × 2 और अपान में √3 ले आए हम। √3 को रेशनलाइज करेंगे तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, ऊपर भी और नीचे भी। तो यहाँ पर देखिए ऊपर तो ये हमारे पास 36 है और 2 है और √3 है, अपान में कितना है, अपान में √3 और √3 3 हो जाएगा। तो 3 से ये 36 कैंसिल कर देते हैं, 3 1 जा 3 2 जा 6, तो 12 2 जा 24 √3 आ गया, ठीक है। ये डिस्टेंस आ गई कौन सी, OB हमें निकालनी थी फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। आप देखिए सेकेंड, हम आंसर सेकेंड निकालने के लिए सेकेंड में कहा गया है फाइंड AB। तो अब देखिए सेकेंड पार्ट में हमें AB फाइंड करना है। तो AB निकालने के लिए देखिए सीधा कोई तरीका नहीं है कि डायरेक्ट AB आ जाए, पहले हमें AP निकालना पड़ेगा और BP निकालना पड़ेगा, और फिर हम AB निकालने के लिए इस AP से इस BP को माइनस कर देंगे। तो AP पहले निकाल लेते हैं भाई, AP निकालने के लिए हमें ट्रायंगल लेना पड़ेगा, कौन सा, बड़ा वाला ट्रायंगल APO। तो इन ट्रायंगल APO, ठीक है, APO ट्रायंगल में देखिए क्या लगा देते हैं, यहाँ पर जो 45 डिग्री एंगल बन रहा है, ये 45 APO में 45 बन रहा है। तो इसमें हमारे पास ये हमें बेस पता है और ये AP क्या है, परपेंडिकुलर हमें निकालना है। तो tan थीटा लगाएंगे, tan 30 इज इक्वल टू, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 45, सॉरी 30 नहीं, यहाँ पर हमारे पास कितना है इसमें 45, तो tan 45 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर है यहाँ पर AP और बेस कितना है OP जो कि 36 है, ठीक है। क्लियर है इतना, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर, तो इस 45 के लिए परपेंडिकुलर AP है और बेस ये हो गया। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है और AP अपॉन 36, तो यहाँ से 36 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AP इज इक्वल टू 36। और ये सब हमारे पास किस में है, ये सब डिस्टेंस हमारे पास जितने भी हैं, ये देखिए यहाँ गलत लिखा हुआ है इसमें क्वेश्चन में, टावर जो है भाई, टावर को ये 36 सेंटीमीटर थोड़ी होगा, ये मीटर होना चाहिए, तो ये मीटर होगा, ओके। AB OB जो हमारा आया ये मीटर में आएगा, तो 36 मीटर हो गया। अब देखिए इस वाले ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल BPO में BP निकालने के लिए इसमें थीटा है, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 डिग्री, तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यहाँ पर BP है और बेस कितना है, यही 36, ये देखिए थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, और BP यहाँ पर अपान में 36, तो 36 इधर मल्टीप्लाई में भेज देंगे, तो BP इज इक्वल टू कितना आएगा, 36/√3। और इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, मतलब इसे रेशनलाइज कर लेते हैं, 36/√3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ऊपर आ जाएगा कितना 36√3 और अपान में √3 का मल्टीप्लाई 3 से 36 कैंसिल कर देंगे, तो 12√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12√3, कौन सा BP, ये BP आया है भाई। अब हमें क्या इसमें फाइंड करना था सेकेंड पार्ट में, AB, तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से AB कैसे आएगा, AP में से हम माइनस कर देंगे किसको, इस BP को, तो भाई AP कितना आया है हमारे पास, AP आया है 36 और माइनस, और BP कितना आया है 12√3, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। इसमें हम बहुत ज़्यादा 12 कॉमन निकाल सकते हैं बाहर, और यहाँ पर 3 माइनस √3 लिख सकते हैं, ठीक है। √3 की वैल्यू आपको नहीं रखनी है, √3 की वैल्यू तब आपको रखनी है जब यहाँ क्वेश्चन में गिवन हो कि √3 इज इक्वल टू 1.732 या इतना है। तो ये हो गया हमारा भाई सेकेंड पार्ट, ठीक है। अब हम यहाँ यहीं पर जो है थर्ड पार्ट में
अच्छा, इसी में और में इसकी चॉइस में हमें दिया था, इसकी चॉइस में कि भाई निकाल दो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओपीबी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओपीबी निकालने के लिए क्या करना है, 1/2 बेस, देखो ओपीबी ये वाला बेस है ओपी, यहाँ पर बेस है ओपी और हाइट क्या है यहाँ पर पीबी। तो ये हम निकाल देंगे यहाँ पर 1/2 बेस ओपी की जगह 36 और हाइट पीबी कितना हमारा आया है, ये पीबी या बीपी एक ही बात है, 12√3। तो 2 से 36 कैंसिल कर देंगे और कितना आ जाएगा यहाँ पर 18। तो 18 का 12 से मल्टीप्लाई, 18 इंटू 12√3 और इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखें कितना आएगा भाई। तो 12 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे 18 से, तो 30, 18 का 2 से 36 का 6 आएगा, 3, 18 और 3 21, 216√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया आ जाएगा इस वाले ट्रायंगल का। ओके, क्लियर है। अब एक पार्ट देखिए अभी भी बच गया हमारे पास, कौन सा, थर्ड पार्ट, पार्ट थर्ड। यहाँ देखिए थर्ड में क्या कहा गया कि भाई एपी निकालो, थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में जब एपी निकालना है, एपी तो हम निकाल चुके हैं, एपी कहाँ निकाला, एपी ये रहा एपी 36, तो यही 1045 इज इक्वल टू एपी अपॉन 36, ये वाला 45 के लिए। तो एपी हम निकाल चुके थे ऑलरेडी, तो एपी कितना है 36 मीटर। इस तरीके से हमारा ये सेक्शन ई का केस स्टडी बेस में पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो अब हम जो है दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें देखिए दूसरे क्वेश्चन में इसे भी थोड़ा सा समझना है भाई। 8 बॉल इज अ गेम प्लेड ऑन अ पूल टेबल विद 15 बॉल्स नंबर्ड। तो 15 बॉल्स हैं और इनमें नंबर 1 से 15 तक लिखे गए हैं। एंड अ क्यू बॉल, एक क्यू बॉल भी है, दैट इज सॉलिड एंड वाइट, और ये सॉलिड है और कैसी है, वाइट है। ये कौन सी है, ये क्यू बॉल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑफ द 15 नंबर्ड बॉल्स 8 आर सॉलिड नॉन वाइट। ये जो हैं इनमें से 8 वाल्स जो हैं वो सॉलिड भी हैं और वो कैसी हैं, नॉन वाइट, वाइट नहीं है, वाइट यही वाली है, कौन सी, ये क्यू वाल जो दिया है। एंड नंबर्ड 1 to 8, और इनके नंबर कहाँ से हैं, जो नॉन वाइट हैं इनके नंबर हैं 1 से 8 तक। एंड 7 आर स्ट्रिप्ड वाल्स, ये जो हैं इनमें 9 से 15 तक नंबर दिए गए हैं जो स्ट्रिप वाल हैं। तो द नंबर पूल वाल्स नो क्ल्यू वाल, फिर देखो यहाँ नो क्ल्यू वाल आया, मतलब इस क्ल्यू वाल का कोई यूज नहीं है, इसको हमें हटा देना है। ठीक है, तो आर प्लेस्ड इन अ लार्ज बाउल, एक बड़े से बाउल में ये 15 नंबर वाली, 1 से लेकर 15 तक नंबर वाली वाल्स को रख दिया जाता और मिक्स कर दिया जाता। देन 1 वाल इज ड्रॉन आउट ऑफ एट रैंडम, फिर उनमें से एट रैंडम एक वाल निकालने की प्रोबेबिलिटी अब पूछी जाएगी अलग अलग तरीके से। कैसे कैसे, देखिए फर्स्ट है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन वाल वियर्स नंबर 8। तो भाई देखो टोटल यहाँ पर नंबर ऑफ वाल्स हमारे पास इस बाउल में कितनी है, टोटल नंबर ऑफ वाल्स। ठीक है, किसमें, बाउल की बात हो रही है। अब बाउल में से निकाली जाएंगी, उसमें ये क्यू वाल को रखा ही नहीं गया, तो 15 वाल्स हैं भाई हमारे पास। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन वाल वियर्स नंबर 8, तो 8 नंबर वाली वाल आने की प्रोबेबिलिटी। तो आप बताओ 8 नंबर एक ही वाल में तो लिखा हुआ है, मतलब भाई 8 नंबर या 7 नंबर या 14 या 15 नंबर, एक ही एक गेम तो है उसकी। तो यहाँ पर इसके फेवर में 1 हुआ, तो फर्स्ट वाले की जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी इस फर्स्ट पार्ट की, ठीक है, फर्स्ट पार्ट की जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 1/15। क्लियर है इतना या नहीं, बताइए, 1/, ठीक है। तो 1 क्यों, क्योंकि 8 नंबर की एक ही वाल होगी। अब सेकेंड पार्ट इसमें देखते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन वाल बियर्स एन इवन नंबर। तो जो 15 वाल उसमें बाउल में रखी गई हैं उनमें इवन, तो इवन नंबर बताओ भाई कौन कौन सी गेंद में आएगा, इवन नंबर की कितनी गेंद होंगी, एक तो 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, कितनी गेंद हो गई ये, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर ऑफ वाल्स हैं जिन पर इवन नंबर लिखा होगा, मतलब इवन नंबर के फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 7। तो इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी सेकेंड पार्ट में, इसकी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 7 इसके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं
और अपॉन में टोटल नंबर आउटकम्स कितने हैं 15, तो 7/15। ये आंसर क्लियर है कि नहीं इवन नंबर वाल की। फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन वॉल बियर्स अ नंबर, ये इसकी चॉइस में है। तो क्या विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो बताओ भाई 3 का मल्टीपल, 3 की टेबल पढ़ लो, 6, 9, 12, 15, ये 3 के मल्टीपल्स हैं। ये कितनी वाल्स हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 5 वाल्स हो गई। ये मतलब इसके 3 के मल्टीपल के फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 5। तो इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी नंबर ऑफ फेवरेबल वाल्स। तो यहाँ पर फेवरेबल वाल्स कितनी है इसके फेवर में, मल्टीपल में 5, और अपॉन में टोटल वाल्स कितनी है, टोटल वाल्स हैं हमारे पास यहाँ पर 15, तो 5/15। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1/3, 5 × 5, 5 × 3 = 15, मतलब 1/3 आंसर आ गया है इसका। देखिए बहुत आसान प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता है भाई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन वॉल इज अ सॉलिड कलर्ड, सॉलिड कलर्ड होनी चाहिए, एंड बियर्स एन इवन नंबर, साथ में उस पर नंबर कौन सा होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो सॉलिड कलर्ड वाली कितनी वाल्स हैं पहले तो ये देखते हैं। यहाँ क्या लिखा है, नॉन वाइट, कितनी है ये 8 वाल्स हैं। 8 वाल्स कैसी हैं, जो कि सॉलिड हैं, और नॉन वाइट का मतलब कलर्ड हैं। लेकिन साथ साथ में ये 8 तो हमारे पास हैं, और साथ में ये भी कहा गया है यहाँ पर सॉलिड कलर्ड एंड बियर्स इवन नंबर, तो जिसमें इवन नंबर भी आए। तो यहाँ पर देखिए आउट ऑफ 15 नंबर्ड वाल्स 8 आर सॉलिड नॉन वाइट कलर्ड एंड नंबर्ड 1 to 8, तो 1 से 8 तक ये थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 वाल्स हैं। ये कैसी हैं, ये सॉलिड हैं और ये कलर्ड हैं। इनमें से भी हमें कौन सी रखनी है, इवन नंबर वाली। इवन नंबर एक ये रखनी है, एक ये रखनी है, ये रखनी है और ये रखनी है। मतलब हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, तो 4 फेवरेबल आउटकम्स हैं यहाँ पर। ठीक है, इससे कंक्लूजन क्या निकला हमारे पास, ये 2, 4, 6 और 8, तो ये इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। आरपी का मतलब है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो 4 इसके फेवरेबल आउटकम्स हैं, और टोटल आउटकम्स कितने थे यहाँ पर, टोटल आउटकम्स हमारे पास 15 है। ठीक है, तो 4/15 आंसर हो गया भाई। ये केस स्टडी आपकी सेकेंड हो गई। अब हम लोग पहुँचते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पर, जो कि हमारे पास अच्छा नेक्स्ट पेज पर है। ये रही, देखिए 38 में देखिए क्या कहा गया है, कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स कंडक्ट्स। तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है मैथमेटिक्स का, और वो किस तरीके से क्लासेस चलाते हैं, 2 बैच लगाते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड फीस फॉर रिच, और रिच और पुअर की जो फीस है वो डिफरेंट है। रिच एंड पुअर की फीस जो है वो डिफरेंट है। इन बैच फर्स्ट देयर आर 20 पुअर, फर्स्ट बैच में 20 पुअर बच्चे हैं और 5 रिच चिल्ड्रन हैं। ठीक है, वेयर एज इन बैच सेकेंड देयर आर 5 पुअर एंड 25 रिच चिल्ड्रन। द टोटल मंथली कलेक्शन ऑफ फीस, तो देखिए ये तो भाई अच्छी बात है कि अगर कोई कोचिंग ऐसी चला रहा है जिसमें पुअर स्टूडेंट्स जो हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनके लिए फ़ीस कम है, और जो रिच हैं उनके लिए फ़ीस ज़्यादा है, तो ये तो बहुत ही बढ़िया काम है। ठीक है, तो केस स्टडी में देखिए अच्छी अच्छी चीज़ें यही सीखने को मिलती हैं। तो द टोटल मंथली कलेक्शन ऑफ फीस फ्रॉम बैच फर्स्ट 9,000 एंड फ्रॉम बैच सेकेंड 26,000। एज्यूम दैट ईच पुअर चाइल्ड पेज ₹X। देखिए पुअर चाइल्ड कितना रुपए x पे करता है पर मंथ, और रिच चाइल्ड ₹Y पर मंथ पे करता है। ठीक है, ये हमें यही सपोज करना है। तो रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो देखिए पहला जो पार्ट है इसमें इंफॉर्मेशन को हमें x और y में लिख देना है। तो केस यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है, कंडीशन जो फर्स्ट बन रही है, देखिए बैच फर्स्ट के लिए, फॉर बैच फर्स्ट 20 पुअर हैं, तो एक पुअर बच्चे की फ़ीस कितनी है, ₹X है, 20 है तो उनकी फ़ीस हो जाएगी 20x, प्लस उस फर्स्ट बैच में 5 रिच चिल्ड्रन हैं, तो 5 और 5 की हो जाएगी फ़ीस, एक बच्चे की ₹Y पर मंथ है, 5 की 5Y हो जाएगी,
और इसका टोटल कलेक्शन कितना बन रहा है 9000 रुपीज़। तो ये एक इक्वेशन बन गई हमारी, ठीक है। और कंडीशन फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन क्या है भाई, देखिए कंडीशन सेकेंड का मतलब है फॉर बैच सेकेंड बैच के लिए। तो सेकेंड बैच में देखिए 5 पुअर हैं, तो पुअर की तो फीस x है तो 5x हो जाएगा, और 25 रिच चिल्ड्रन है तो 25 और रिच चिल्ड्रन की एक की फीस कितनी है y, तो 25 और इस बैच से पूरा पुअर और रिच को मिलाकर के जो कलेक्शन हमारे पास बनता है वो कितना बन रहा है 26,000। तो ये 26,000, ये दो इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो ये एक नंबर आपका हो गया जो कि फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में कहा गया फाइंड द मंथली फी पेड बाय अ पुअर चाइल्ड। तो सेकेंड पार्ट के लिए इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जिससे हमें x मिलेगा और y मिलेगा, और पुअर चाइल्ड का मतलब x की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस इन मंथली फी पेड बाय अ पुअर चाइल्ड एंड रिच चाइल्ड। तो यहाँ पर भाई पुअर और रिच का डिफरेंस हमें निकालना है, y और x आ जाएगा, y आ जाएगा, उनका डिफरेंस निकाल लेंगे। फिर थर्ड पार्ट पे हम लोग पहुँचते हैं। तो पहले तो इन इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं भाई कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए आप बताइए, इसमें देखिए x का कोफिशिएंट 20 है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 5 है। तो अगर हम इसमें हमें फर्स्ट के लिए x की वैल्यू निकालनी है, तो y का कोफिशिएंट इक्वल बनाते हैं। पहली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करा दें, फर्स्ट इक्वेशन को कितने से 5 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25/5 से सब जगह मल्टीप्लाई कराते हैं। देखिए तो ये होगा 20 का 5 से मल्टीप्लाई 100x, फिर 25 यहाँ पर 9 5 जा 45 और आगे 3 0 हैं। ये इक्वेशन हो गई हमारी, ठीक है। पहली ये इक्वेशन थी, ये दूसरी इक्वेशन थी, तो ये थर्ड बन गई। दूसरी इक्वेशन एज इट इज़ लिख देते हैं 5x + 25 ये 25 है भाई 25 और इधर है 26,000। देखो दोनों का कोफिशिएंट सेम हो गया, माइनस कर देते हैं भाई, माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया। 100x में से 5x गया 95x, और यहाँ पर ये 3 0 आ जाएंगे। 15 में से 6 गया 9 आ जाएगा, यहाँ 3 में से 2 गया 1 आ जाएगा। तो इतना ये 19,000 हमारे पास बन गया है, ठीक है। अब इसको हम जो है इसको डिवाइड लगा दें। तो देखिए इसको हम डिवाइड लगा देंगे, ठीक है। 19,000 अपॉन में 95, तो 19 1 जा और नीचे 5 आ जाएगा। 19 5 जा होता है 95, तो ऊपर कितना आएगा, ऊपर आएगा 1000, और 1000 को जब 5 से डिवाइड लगाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 200, ठीक है। 5 2 जा 10 और ये 200 रुपीज़। तो ये जो पुअर चाइल्ड है इसकी फ़ीस कितनी है 200 रुपीज़ है। अगर इसका चॉइस वाला आप क्वेश्चन करते हैं तो इसमें डिफरेंस आपको निकालना है। तो अब ये x की वैल्यू उठा करके हम रखेंगे इक्वेशन इस 1 में या 2 में, किसी एक में रख देते हैं भाई। और फिर हमारे पास चलो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो पुटिंग x = 200 इन इक्वेशन 1। देखिए भाई क्या मिलता है, यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। तो 1 में रखेंगे तो 20 और x की जगह 200 + 5 और इज इक्वल टू में 9000 है। तो ये कितना हो गया 2 2 जा 4 और 3 0 लग जाएंगे, और ये 5 इधर कितना है 9000। तो 5 इक्वल टू 9000 में से 4000 जाएगा तो इधर 5000 आ जाएगा, और y की वैल्यू ये 5 डिवाइड में आएगा तो कितना ये 1000। मतलब रिच चिल्ड्रन की जो फीस है वो 1000 है और पुअर की 200 रुपये है। तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा भाई, इनका जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस जो फीस में आएगा वो कितना 1000 में से आप 200 को माइनस कर दीजिए, कितना 800 रुपये डिफरेंस आ गया। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। अगर 10 पुअर चिल्ड्रन है और 20 रिच चिल्ड्रन है बेस्ट सेकेंड में, यहाँ तो जो भी था वो तो था ही था बेस्ट सेकेंड में, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हम आपको बताना है कि अगर 10 पुअर चिल्ड्रन है और 20 रिच चिल्ड्रन है बेस्ट सेकेंड में तो टोटल मंथली कलेक्शन कितना आएगा। तो थर्ड पार्ट के लिए देखिए, थर्ड पार्ट के लिए हमारे पास जो टोटल कलेक्शन होगा, टोटल मंथली कलेक्शन, ये कितना आएगा,
ये 10 पुअर हैं तो 10x प्लस 20 रिच हैं तो 20y, तो 10 और x की वैल्यू कितनी आई थी 200, ये रख दिया, और 20 और y की कितनी आई है 1000 रुपये, तो ये 200 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2000 हो गया, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 1 4 जीरो ये लग जाएंगे 2 के आगे, ठीक है 20,000। तो 20,000 और 2000 कितना हो गया भाई, ये 22,000 रुपीज़ जो है मंथली कलेक्शन हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब ये 10 पुअर हो और 20 रिच चिल्ड्रन हो। यहाँ तो जो सेकेंड बैच में कंडीशन थी वो तो पहले के हिसाब से थी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस जो क्वेश्चन पेपर जो आया हुआ था इसको कंप्लीट किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा हर बच्चे के पास भाई ये पहुंचना चाहिए, ये आप लोगों का काम है, ठीक है। और इसको सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक भी करें। थैंक यू।